Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the cholesterol metabolism, how cholesterol is formed in the body, and how if the cholesterol is present in abundant amounts in the plasma and in the body, then how cholesterol is degraded or excreted through the body. सो लेट अस बिगिन सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस द कोलेस्ट्रॉल परफॉर्म्ड इन आवर बॉडी. सो यू नो दैट द स्टीरॉयड हार्मोन्स, ऑल द स्टीरॉयड हार्मोन्स आर derived primarily from the cholesterol. So cholesterol is used in the formation of the steroid hormones. Cholesterol is also used in the formation of the bile acids and the bile salts. Cholesterol is the important component of the cell membrane, regulating the membrane fluidity. And a lot of the more important functions. So these are the basically the primarily and the major function which are performed by the cholesterol. अब कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी में हमारे पास आता कहाँ से? आपने याद रखना है कि बॉडी के अंदर जो लीवर है, जितने भी मेटाबॉलिज्म है, लीवर उनके अंदर मेन रोल अपना प्ले कर रहा है. लीवर मेन ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उनको रेगुलेट कर रहा होता है. और एज वेल एज सबसे समझ लें कि ये बॉडी की एक फैक्ट्री है जो बॉडी को डिफरेंट चीज़ें बना के भी देती है. और जब कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस आ जाएं तो मेजॉरिटी जो डिटॉक्सीफाइंग प्रोसेसेस होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है, वो भी लीवर में ही होता है. सो लीवर के अंदर हमारे पास क्या होता है? लीवर में कोलेस्ट्रॉल. अब देखें कि कोलेस्ट्रॉल का इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स. बेसिकली कोलेस्ट्रॉल आ कहाँ से रहा है? डाइटरी कोलेस्ट्रॉल एज द काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट. आपको अगर पता हो तो काइलोमाइक्रॉन्स बनते हैं. काइलोमाइक्रॉन्स जब सर्कुलेशन में आते हैं तो वो मेच्योर हो जाते हैं. मेच्योर काइलोमाइक्रॉन्स जो हैं उनके अंदर से ट्राइसाइल ग्लिसरॉल निकल जाता है, तो तब उनको हम कहते हैं कि काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट है. उनके अंदर बेसिकली कोलेस्ट्रॉल होता है. सो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल एज द काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट. काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट की फॉर्म में हमारे पास डाइटरी कोलेस्ट्रॉल आ जाता है. नंबर 2 हमारे पास डी नोवो सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल. ये आपने नहीं भूलना कि जो डी नोवो सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल है, मेजर जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो डी नोवो सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, यानी इस मैकेनिज्म के ज़रिए बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनता है. जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है वो पुअरली एब्जॉर्ब्ड होता है, लेकिन जो बॉडी के अंदर मेजर कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे पास बॉडी के अंदर न्यू कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होता है. नंबर 2 ये एक बात होगी. और नंबर तीसरी बात ये है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे पास आपने पढ़ा होगा कि HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है. क्यों इसको गुड लाइपोप्रोटीन भी कहा जाता है? क्यों इसे कहा जाता है? बिकॉज ये पेरिफेरल टिश्यूज से जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो लीवर के पास ले आ जाते हैं. तो ये तो हमारे पास 3 पाथवेज हो गए. These are the 3 pathways by which the cholesterol comes to the liver, and there are the number of the important pathways by which the cholesterol are eliminated from the liver or goes out of the liver. Like bile salts की जब हमारे पास bile salts बनते हैं तो एज अ bile salts हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल ही बेसिकली एलिमिनेट हो रहा होता है. नंबर 2 bile salts एंड bile acids आ गए. नंबर 2 अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाए तो लीवर क्या करता है? लीवर उसको फ्री कोलेस्ट्रॉल को बाइल के अंदर सिक्रीट करने लग जाता है. फ्री कोलेस्ट्रॉल इन द बाइल के अंदर उसको क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल को सिक्रीट करने लग जाता है ताकि वो जो है फिर फीसिस के ज़रिए बॉडी से एलिमिनेट हो जाए. और हमारे पास कौन सा एक फंक्शन है कि स्टीरॉयड हार्मोन्स की भी डिफरेंट इश्यूज हैं. वो स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस में भी कोलेस्ट्रॉल को यूज़ कर लेते हैं. दीज आर द इम्पोर्टेंट पाथवेज बाय विच द कोलेस्ट्रॉल आर एलिमिनेटेड और एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी. सो ये तो हमारे पास पाथवेज आ गए कि ये इनफ्लक्स हो रहा है और आउटफ्लक्स हो रहा है. अगर देखें कि इस पाथवे के अंदर अगर इनफ्लक्स ज़्यादा हो रहा है और लीवर इसको रेगुलेट नहीं कर रहा, क्या कहते हैं, इस कोलेस्ट्रॉल को, और कोलेस्ट्रॉल एज अ कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी इस्तेमाल हो जाते हैं, तो डिफरेंट यूजेज हैं कोलेस्ट्रॉल के अंदर जिसकी वजह से उसका इनफ्लक्स के ज़रिए बैलेंस किया जाता है.
अब और देख लें कि अगर इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स के अंदर इम्बैलेंस आएगा, मतलब हमें इनफ्लक्स तो हो रहा है हमारे पास ये 3 मैकेनिज़म्स के ज़रिए, अगर इसका आउटफ्लक्स किसी भी वजह से हमारे पास कम हो जाए तो क्या होगा, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रोल की लेवल ज़्यादा होने लग जाएगा और इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। सो बॉडी के अंदर क्या होता है कि जितना इनफ्लक्स हो रहा है लीवर उतना ही आउटफ्लक्स मेंटेन करके रखता है ताकि बॉडी के अंदर एक स्टेडी होम्योस्टेसिस की जो स्टेट है वो मेंटेन रहे। So this is the general concept about how the cholesterol are produced in the body. What is the role of the liver? Liver is the main organ which regulates the different metabolism of the body as well as the cholesterol metabolism. It maintains the normal steady state in the body, human body, for maintaining the normal cholesterol level. अब हमारे पास जो होता है कोलेस्ट्रॉल का आपने स्ट्रक्चर देखना है। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर वाइवा में भी पूछा जाता है और ऐसी क्यूज़ में भी ड्रॉ करने के लिए आ जाए। तो कोलेस्ट्रॉल का आपको स्ट्रक्चर बेसिकली पता होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल इज़ अ मेजर एनिमल स्टीरोल। अब इसके अंदर होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द 4 रिंग्स आ गए, 4 रिंग्स जिन्हें कहते हैं स्टीरॉयड न्यूक्लियस भी कहते हैं। 4 हाइड्रोकार्बन रिंग्स होते हैं। 3 रिंग्स जो होते हैं वो 6 कॉर्नर्ड होते हैं। एक रिंग जो होता है वो 5 कॉर्नर्ड रिंग होता है। रिंग को हम ABCD का नाम भी देते हैं या इसको स्टीरॉयड न्यूक्लियस का नाम भी देते हैं। अब जो कुछ प्रोफेसर्स हैं उनको स्टीरॉयड न्यूक्लियस का नाम पूछने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। क्यों? क्योंकि उसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है तो वो लाजमी पूछते हैं डिफरेंट प्रोफेसर्स जो हैं। ये जो ABCD जो हाइड्रोकार्बन रिंग्स हैं इनको कहते हैं स्टीरॉयड न्यूक्लियस। सिंपली इसे क्या कहते हैं, स्टीरॉयड न्यूक्लियस। या इसका एक और नाम है C-triple-P, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन, ये हमारा इसका स्टीरॉयड न्यूक्लियस को साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन भी कहते हैं या इसको सिंपली स्टीरॉयड न्यूक्लियस कहते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल के अंदर हमारे पास बेसिकली होता क्या है, इट हैज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द कार्बन नंबर 3। ये कार्बन नंबर 3 है, इसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन 5 एंड कार्बन 6 ऑफ द रिंग बी। अब सिर्फ ये अगर 4 रिंग्स ड्रॉ कर लें तो बाकी कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ड्रॉ हो जाता है। क्या आपने इसी को एक्सप्लेन कर देना थ्योरी के अंदर नीचे कि इट हैज़ अ स्टीरॉयड न्यूक्लियस नोन एज अ साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। इट हैज़ एडिशनली कंटेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द कार्बन 3 ऑफ द रिंग A, double bond between the carbon 5 and carbon 6 of the ring B, and 8 carbon branched hydrocarbon chain at the carbon 17। ये जो अभी मैं कार्बन की आपको नंबरिंग भी पूरी कर देता हूँ, पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास 11 12 13 14 15 16, ये 17 हो गया। ये जो कार्बन हमारे पास है ये हमारे पास 18 कार्बन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता है। ये हमारे पास जो कार्बन है ये 19 कार्बन है। ये इससे ऊपर फिर आप कार्बन की दोबारा शुरू कर दें। ये हमारे पास 18 कार्बन हो गया, ये 19 कार्बन है, ये 20, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप होता है। ये 21 हो गया, 22 23 24 25 26 और 27। इस तरीके हम क्या कहते हैं, नंबरिंग करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। अब इसका स्ट्रक्चर पहले आपने स्टीरॉयड अगर न्यूक्लियस ड्रॉ कर लिया है तो बस इसी को डिफाइन कर देना है कि इट हैज़ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द कार्बन 3, डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन 5 एंड कार्बन 6 ऑफ द रिंग B, एंड 8 कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन ब्रांच्ड hydrocarbon chain at the carbon number 17, plus it has additional methyl groups at the carbon 18 and the carbon 19. So this is the structure of the cholesterol. As you know that cholesterol is a very hydrophobic molecule because of the long, इसके अंदर देखें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बाकी जितना भी पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है हमारे पास। डेट्स वाई कोलेस्ट्रॉल इज़ अ हाइड्रोफोबिक, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोकार्बन पोर्शन है। वाटर के साथ सिर्फ बॉन्ड बनाने वाली जो जगह है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितना कोई ज़्यादा हाइड्रोफिलिसिटी नहीं दे देता। सो कोलेस्ट्रॉल ओवरऑल इज़ द हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर। दिस इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द
कोलेस्ट्रोल। और आपने जो मेन याद रखना है वो स्टीरॉयड न्यूक्लियस को पहले आपने ड्रा कर लेना है, फिर उसके अंदर आपने क्या कहते हैं एडिशन करते रहना है। 3rd कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देना है, 5 और 6 कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड बना देना है, 18 और 19 कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा देना है, और 17 कार्बन के ऊपर 8 कार्बन जो है वो साइड चेन बना देनी है। सो आपका कोलेस्ट्रोल का स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रोल स्टीरोल्स की। हम बार बार बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रोल इज़ अ मेजर एनिमल स्टीरोल। तो स्टीरोल कौन से कार्बन होते हैं? स्टीरॉयड तो वो कार्बन हो गए ना जिनमें स्टीरॉयड न्यूक्लियस होता है। अब स्टीरोल कौन से कार्बन होते हैं? स्टीरोल्स ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं हमारे पास। स्टीरोल्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव स्टीरॉयड न्यूक्लियस प्लस द 8 to एक तो हमारे पास शर्त है कि स्टीरॉयड न्यूक्लियस होना चाहिए, प्लस 8 to 10 कार्बन एटम 8 to 10 कार्बन। ये जो साइड चेन है ना, ये हाइड्रोकार्बन साइड चेन है, हाइड्रोकार्बन साइड चेन एट द कार्बन नंबर 17। 8 to 10 कार्बन हाइड्रोकार्बन, 8 to 10 कार्बन एटम की ना साइड चेन होगी हमारे पास कहाँ पे? एट द कार्बन 17 ऑफ द रिंग डी। रिंग डी का जो हमारे पास कार्बन 17 है, वहाँ पे अगर ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 8 to 10 कार्बन एटम की साइड चेन हो, प्लस हमारे पास क्या हो 3rd कार्बन के ऊपर ऑफ द रिंग ए का जो 3rd कार्बन है उसके ऊपर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं स्टीरोल्स। और कोलेस्ट्रॉल जो है इज़ अ मेजर एनिमल स्टीरोल प्रेजेंट इन द टिश्यूज़। सो डैट्स वाई बार बार हम कोलेस्ट्रॉल को इसलिए हम स्टीरोल बोल रहे हैं। और स्टीरोल कंपाउंड्स जो होते हैं वो उनकी बेसिकली स्टीरोल्स, किस कंपाउंड को हम स्टीरोल कह सकते हैं? जो एक तो उसके अंदर स्टीरॉयड न्यूक्लियस हो, नंबर 2 उसके ऊपर 8 to 10 कार्बन एटम की साइड चेन कार्बन 17 के ऊपर अटैच हो, नंबर 3 उसके बाद 3rd कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे स्टीरोल। कोलेस्ट्रॉल ये तीनों कंडीशंस हमारे पास फुलफिल करता है। सो डैट्स वाई कोलेस्ट्रॉल इज़ नोन एज द स्टीरोल एनिमल अल्कोहल। अब बात कर लेते हैं स्टीरोल से ही बात आई है तो स्टीरोल आपकी बुक में जिक्र किया हुआ है फाइटोस्टीरोल्स का, प्लांट स्टीरोल्स का। अब कोलेस्ट्रोल की मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो डाइटरी कोलेस्ट्रोल है वो पुअरली एब्जॉर्ब्ड होता है। जितना हम खाते हैं अप्रॉक्सीमेटली उसका 40% एब्जॉर्ब्ड होता है, बाकी हमारे पास फीसिस के अंदर एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से। वाइल जो क्या कहते हैं ये प्लांट स्टीरोल्स हैं, हम देखें एनिमल यानी मीट भी खाते हैं, प्लस हमारी डाइट के अंदर जो वेजिटेबल्स हैं वेजिटेबल्स भी हम इंटेक करते हैं। सो जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर फाइटोस्टीरोल्स होते हैं। जो प्लांट स्टीरोल्स होते हैं उन्हें कहते हैं फाइटोस्टीरोल्स। प्लांट स्टीरोल को हम कहते हैं फाइटोस्टीरोल। अब फाइटोस्टीरोल के अंदर ये एक कैटेगरी आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं बीटा साइटोस्टीरोल। ये बेसिकली एक फाइटोस्टीरोल है, बीटा साइटोस्टीरोल। असल में होता क्या है कि प्लांट स्टीरोल्स भी हम वेजिटेबल्स भी ले रहे हैं और एनिमल मीट भी हम कंज्यूम कर रहे हैं। सो दोनों तरफ से हमें एनिमल कोलेस्ट्रोल भी आ रहा है और जो प्लांट के अंदर फाइटोस्टीरोल्स हैं वो भी आ रहे हैं। अब प्लांट के अंदर जो फाइटोस्टीरोल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। उनकी क्या सिग्निफिकेंस है कि एक तो ये पुअरली एब्जॉर्ब्ड होते हैं। ये एक एंटेरोसाइट का मैंने स्ट्रक्चर एक एंटेरोसाइट बना दिया, एक एंटेरोसाइट मैंने बना दिया है। अब होता क्या है कि ये प्लांट जो स्टीरोल्स हैं ये एक दफ़ा एंटेरोसाइट में एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। जैसे ही एब्जॉर्ब्ड होते हैं थोड़ी देर बाद ये दोबारा क्या कहते हैं इफ्लक्स होके इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर दोबारा वापस चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्टर ABCG5/8। अब ये ट्रांसपोर्टर का अल्लाह जाने क्या किसने नाम रख दिया था, बहरहाल जिस तरीके नाम रखा है उसी तरीके ही आपने याद करना है कि जो प्लांट के अंदर जो फाइटोस्टीरोल्स होते हैं वो एक दफ़ा अब्जॉर्ब्ड होते हैं इंटेस्टाइनल सेल्स में। ये इंटेरोसाइट को इंटेस्टाइनल सेल को एक को इंटेरोसाइट कहते हैं, तो इंटेस्टाइनल सेल के अंदर अब्जॉर्ब्ड होते हैं। फिर हमारे पास वो इस ट्रांसपोर्टर के ज़रिए ABCG5/8 इस ट्रांसपोर्टर का नाम है आपकी बुक में दिया हुआ है। तो ये क्या होता है इस ट्रांसपोर्टर के ज़रिए वो दोबारा इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर चले जाते हैं, तो बहुत पुअरली एब्जॉर्ब्ड होते हैं। अबाउट 5% हमारे पास प्लांट स्टीरोल्स एब्जॉर्ब्ड होते हैं और 40% जो है वो हमारे पास एनिमल जो स्टीरोल्स हैं जो कोलेस्ट्रोल है मेजॉरिटी प्राइमरीली वो हमारे पास एब्जॉर्ब्ड होता है। अब ये करता गया ये प्लांट जो स्टीरोल्स हैं या फाइटोस्टीरोल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छा फंक्शन बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है। वो क्या फंक्शन है
कि ये जब प्लांट स्टीरोल्स फाइटोस्टीरोल बाहर जा रहे होते हैं, ये अपने साथ जो कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्ब हुआ होता है उसको भी बाहर ले जाते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल कोई ज़्यादा हमारे पास जितने ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है बॉडी के अंदर, अगर ये हद से ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानात भी करता है। और एक उसके नुकसानात में सबसे बड़ा जो harmful effect of the cholesterol is that it causes the atherosclerosis, and whenever there is atherosclerosis it causes ischemic heart diseases, and due to the ischemic heart diseases पेशेंट अल्लाह के पास पहुंच जाएगा। सो डैट्स वाई कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो नॉर्मल वैल्यूज़ में रखना होता है। और जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं वेजिटेबल्स आप खाएं, तो वेजिटेबल्स के अंदर जो फाइटोस्टीरोल है वो हमारे पास जो हम नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं वो जब एब्जॉर्ब होता है वो फाइटोस्टीरोल अपने साथ इस ट्रांसपोर्टर के ज़रिए जो एब्जॉर्ब्ड हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको भी बॉडी से इंटेस्टाइनल ल्यूमन में ले जाता है और फिर वो एज अ इन द फॉर्म ऑफ द फीसिस बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। सो प्लांट फाइटोस्टीरोल्स को हम इस तरह क्लिनिकल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अब एक इधर आती है डिजीज़, इसी ट्रांसपोर्टर के रिलेटेड एक डिजीज़ है जिसे कहते हैं नाइमन C1 लाइक प्रोटीन। अब देखें कि डिजीज़ आ जाती हैं हमारे पास, दो कंडीशंस हैं, हमने कौन कौन सी करनी है। इसी से रिलेटेड आपकी बुक में दो कंडीशंस दी हुई हैं। एक प्रोटीन की सिग्निफिकेंस बताई हुई है NIEMANN नाइमन पिक C1 प्रोटीन। ये आपका क्या आ गया, एंटेरोसाइट आ गया। यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन करता है, जो ट्रांसपोर्टर या प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन करती है, उस क्या कहते हैं, उस प्रोटीन का नाम क्या है, नाइमन पिक C1 प्रोटीन। जो कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन एंटेरोसाइट करती है, प्रोटीन एक करती है, उस प्रोटीन का नाम नाइमन पिक C1 प्रोटीन है। अब यहाँ पे हम क्लिनिकल एक ड्रग इस्तेमाल करते हैं, उस ड्रग का नाम है एजिटिमाइब। एजिटिमाइब एक ड्रग है, EZD। एजिटिमाइब एक ड्रग का नाम है, वो इस प्रोटीन के ऊपर आती है और इस प्रोटीन का फंक्शन बंद कर देती है, यानी इस प्रोटीन के ऊपर आके इस प्रोटीन को इनहिबिट कर देती है। सो कोलेस्ट्रॉल जो हम ले रहे हैं डाइट के अंदर वो हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं होता। ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इस ड्रग की कि हम इस ड्रग को यूज़ करके जो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के पेशेंट्स हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हम लो कर सकते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, नॉर्मली जो कोलेस्ट्रॉल होता है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल बुक्स 140 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि इट शुड बी लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एक ही बात है कि 140 और 200 की दरमियान रेंज के अंदर होना चाहिए, और कुछ बुक्स कहती हैं कि हमेशा लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा, जितना भी होगा वो नॉर्मल कंसीडर्ड किया जाएगा। सो ये दो डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन ये नॉर्मली जो है ये मोर सूटेबल है कि 140 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज़ द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर किसी पेशेंट का 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि उसको तो अटोरवेस्टेटिन स्टेटिन ग्रुप ऑफ द ड्रग्स है वो भी देंगे और एजिटिमाइब भी देंगे कि जो अब्जॉर्ब हो रहा है वो अब्जॉर्ब भी ना हो और बॉडी में नया सेंथिसाइज भी ना हो। सो ये एक नाइमन पिक C1 प्रोटीन की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि हम ड्रग एजिटिमाइब दे के कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन रोक सकते हैं, और जिन पेशेंट के अंदर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया डेवलप हुआ है उसको हम दोबारा नॉर्मल स्टेडी स्टेट के ऊपर लेके आ सकते हैं। अब दूसरा हमने एक ट्रांसपोर्टर का जिक्र किया था, उस ट्रांसपोर्टर का नाम क्या था, ABCG 5/8। ये जो ट्रांसपोर्टर होता है ये ATP को यूज़ करता है, और जो कोलेस्ट्रोल नॉर्मली जो प्लांट फाइटोस्टीरोल नॉर्मली हमारे पास एब्जॉर्ब्ड होते हैं, ये हमारे पास प्लांट स्टीरोल और उसके अंदर मैंने आपको कौन सा बताया, स्टीरोल बीटा साइटोस्टीरोल, वो एब्जॉर्ब होता है। तो ये ट्रांसपोर्टर क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टर है, ये ट्रांसपोर्टर इस प्लांट स्टीरोल को दोबारा इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर दोबारा भेज देता है। अलॉन्ग विद द प्लांट स्टीरोल जो कोलेस्ट्रोल एब्जॉर्ब हुआ होता है वो भी इस ट्रांसपोर्टर के ज़रिए दोबारा इंटेस्टाइनल ल्यूमन में कोलेस्ट्रोल चले जाता है। अगर जेनेटिक डेफिशिएंसी हो, जीन की कोई म्यूटेशन हो, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ हो जो इस जीन को डिफेक्ट कर दे, तब क्या होगा, ये ट्रांसपोर्टर हमारे पास अपना काम नहीं करेगा। जब ये ट्रांसपोर्टर काम नहीं करेगा तो हमारे पास एक कंडीशन डेवलप होगी जिसे कहते हैं साइटोस्टीरोलीमिया, के प्लांट स्टीरोल्स का भी बॉडी में लेवल ज़्यादा होने लग जाएगा और कोलेस्ट्रोल जो नॉर्मली
इसके ज़रिए ट्रांसपोर्टर के ज़रिए जो एब्जॉर्ब हुआ था वो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में जा रहा था वो भी नहीं जाएगा, तो एक हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की कंडीशन डिवेलप हो जाएगी। अब डॉक्टर्स जो हैं वो दो तरह के ना क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम यूज़ करते हैं, इस ट्रांसपोर्टर की भी और इस एजिटिमाइब की भी। एजिटिमाइब को तो हमने यूज़ कर लिया, नाइमन पिक C1 प्रोटीन को हमने यूज़ कर लिया और इस प्रोटीन को यूज़ करके हमने कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को कम कर दिया। यानी ये एजिटिमाइब ड्रग क्या करती है, इस ट्रांसपोर्टर जो प्रोटीन है इसको इनहिबिट कर देती है, तो कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। एज अ रिजल्ट बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब नहीं होता और जो पेशेंट होते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के, उनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो नॉर्मेलिटी की तरफ आने लग जाता है। नंबर 2, हम इन प्लांट स्टीरोल्स को यूज़ कर सकते हैं। हम अगर प्लांट स्टीरोल्स को यूज़ करें, एक तो प्लांट स्टीरोल्स की अपनी एब्जॉर्प्शन ही बहुत कम है, 5% सिर्फ ये एब्जॉर्ब होते हैं। नंबर सेकंड, एक अच्छा काम ये करते हैं, जब एब्जॉर्ब होते हैं तो ये दोबारा इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर इफ्लक्स कर जाते हैं और अब जाते जाते जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी अपने साथ ले जाते हैं। सो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो हम दो तरह से हम इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आ जाती है। हम एक तो प्लांट स्टीरोल्स को यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के जो पेशेंट है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लो करने के लिए। नंबर 2, हम ड्रग एजिटिमाइब यूज़ कर सकते हैं, जो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के पेशेंट हैं उनके अंदर दोबारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो नॉर्मेलिटी की तरफ आ जाएगा। अब आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास अब तो हम कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करेंगे, एक और आपको बात पता होनी चाहिए कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो प्लाज्मा के अंदर मेजॉरिटी जो होता है या प्राइमरीली कोलेस्ट्रॉल ईस्टर की फॉर्म में होता है। उसमें होता क्या है, जो 3rd नंबर के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ यहाँ पे ना फैटी एसिड अटैच हो जाता है, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। बेसिकली जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल ईस्टर की फॉर्म में होता है। कोलेस्ट्रॉल पहले ही बड़ा हाइड्रोफोबिक था, जब हम फैटी एसिड भी अटैच कर देते हैं तो ये मज़ीद हाइड्रोफोबिसिटी इसकी इंक्रीज़ कर जाती है। सो हाइड्रोफोबिक चीज़ तो प्लाज्मा के अंदर ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो सकती, तो क्या होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्रिएटेड द लाइपोप्रोटीन्स, वो लाइपोप्रोटीन्स के ज़रिए जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स हैं, वो फिर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द हाउ द cholesterol is formed in our body. Virtually all the tissues in human body synthesize the cholesterol in a very low levels, but majority of the cholesterol is produced in the liver. Number 1, adrenal cortex. You know that adrenal cortex में क्या है, zona glomerulosa है, जोना फेसिकुलेटा है, जोना रेटिकुलरस है। वहाँ पे कौन कौन से हार्मोन है, जोना ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरोन है, जोना फेसिकुलेटा से मेजॉरिटी जो है वो कॉर्टिसोल है, जोना रेटिकुलरस से एड्रीनल एंड्रोजेंस है। सो ये जितने भी हार्मोन्स है वो कौन से हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन्स है। तो स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चाहिए। तो ऑब्वियस बात है कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस मेजॉरिटी उन टिश्यूज़ में होगी जहाँ पे हमें क्या चाहिए, स्टीरॉयड हार्मोन्स की सिंथेसिस हो रही है। स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, नंबर 1 आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वहाँ पे हो रही है। नंबर 2 प्लेसेंटा इन द प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन, वाइल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ के अंदर इन मेल टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है विच इज़ द स्टीरॉयड हार्मोन, वाइल इन द फीमेल ओवरीज के अंदर एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्ट्रोन प्रोड्यूस हो रहा है विच आर द स्टीरॉयड हार्मोन्स, और वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ द कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस होती है वो लीवर के अंदर। नंबर 2 आपके जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर। नंबर 3 आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स है। नंबर 4 इंटेस्टाइन्स के अंदर जो इंटेस्टाइनल मिकोजा है, स्मॉल इंटेस्टाइनल मिकोजा, उसके अंदर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस मेजॉरिटी में हो रही है। प्राइमरीली बहुत ज़्यादा हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हमारे पास इन टिश्यूज़ के अंदर हो रही है। अब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस लोकेशन क्या है, पैरोक्सिसोम में होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कहाँ पे होती है, याद रखना कि फैटी एसिड सिंथेसिस और हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है ये दोनों सिंथेसिस हमारे पास साइटोसोल में होती है। साइटोसोल प्लस हमारे पास यानी साइटोप्लाज्म के अंदर प्लस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स होते हैं, लेकिन उनकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी डोमेन होती है वो साइटोप्लाज्म की तरफ होती है। सो एक तरह से वो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स ही होते हैं जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करते हैं। मेजॉरिटी साइटोप्लाज्म के अंदर वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए प्रीकर्सर कौन सा होता है,
एसिटाइल को ए इज़ द प्रिकर्सर फॉर द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ये एसिटाइल को ए हमने फैटी एसिड में भी पढ़ा था, ये हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। एसिटाइल को ए फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए भी प्रीकर्सर के तौर पे एक्ट कर रहा था, और ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए भी प्रीकर्सर है। कोलेस्ट्रॉल जो है इसी से ही सिंथेसाइज होते हैं। अब ये एसिटाइल को ए हमारे पास किस तरीके से सिंथेसाइज करता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बात उससे पहले याद रखनी है कि जब भी हमारे पास वेल फेड स्टेट होगी, वेल फेड स्टेट यानी जब आपने खाना खाया होगा, नंबर 2 वेल फेड स्टेट, नंबर 2 हमारे पास ATP ओवर ADP रेशो जब आपके पास ज़्यादा होगी, ये होती वेल फेड स्टेट के दौरान है। प्लस वेल फेड स्टेट जब होगी, जब खाना खाया होगा तो इंसुलिन भी ज़्यादा रिलीज़ होगी। जब इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा तब हमारे पास ये तीनों फैक्टर्स मिल के कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करवाते हैं। इनमें से अगर एक भी डेफिशिएंट होगा, अगर इंसुलिन नहीं है तब भी कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होगी। अगर ATP है, ATP का लेवल फॉल कर गया है तब भी कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होगी। अगर हम स्टारवेशन की स्टेट है तब भी हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होगी। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं, ये जनरल आपने याद रख लेने हैं। इसी को उल्ट कर दें, ग्लूकागॉन एपिनेफ्रिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। ADP का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ATP का अगर लेवल कम हो जाए तब क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। स्टारवेशन, प्रोलॉन्ग फास्टिंग, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। सो ये आपने कुछ जनरल फैक्टर्स आपने याद रखने हैं कि ये हमारे पास कंट्रीब्यूट करते हैं। ये वेल फेड स्टेट ना भी ज़्यादा इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता। बहरहाल ये जो 2 फैक्टर्स हैं ये आपने याद रखने हैं कि हार्मोनल फैक्टर और ये जो एनर्जी स्टेटस ऑफ द बॉडी है ये प्राइमरीली हमारे पास रेगुलेट करता है कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हमारे पास किस तरीके होनी है। अब हमारे पास कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के क्या कहते हैं, होती किस तरीके हैं। एसिटाइल को ए के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। एसिटाइल को ए के अंदर एक और मॉलिक्यूल मिलता है एसिटाइल को ए का ही। 2 molecules of the acetyl CoA condenses with each other in the presence of enzyme known as a thiolase, and the CoA group of the 1 acetyl CoA is removed from the reaction and the acetyl CoA is formed. acetyl CoA is formed. ये हमारे पास जिस तरीके कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस हमने पढ़ी थी, कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस होती है बेसिकली उसी तरीके ये हमारे पास क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस और कीटोन बॉडी की सिंथेसिस के अर्ली स्टेप्स जो हैं वो एक जैसे ही हैं। लाइक द एसिटोएसिटाइल को ए के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक और एसिटाइल को ए का मॉलिक्यूल आएगा और यहाँ पे जो एंजाइम होता है को ए फिर निकल जाएगा। को ए विल लीव द सिस्टम एंड वन एसिटाइल को ए अगेन कंडेंसेस विद द एसिटोएसिटाइल को ए एंड फॉर्म द हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को ए। और एंजाइम कौन सा होगा, HMG को ए सेंथेज या हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को ए सेंथेज। हुआ क्या इस रिएक्शन में, एसिटोएसिटाइल combines with the acetyl CoA leaves the system and the hydroxy methyl glutaryl CoA is formed। इस कंपाउंड का बुक में एक और नाम भी दिया हुआ है 3 3 मिथाइल ग्लूटाराइल CoA, लेकिन अब जो मेजोरिटी इस्तेमाल होता है वो हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल CoA इस्तेमाल होता है। फ्यू वर्ड अबाउट दिस एंजाइम हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल CoA सिंथेज। बॉडी के अंदर जो लीवर है, सिर्फ लीवर की बात मैं कर रहा हूँ, लीवर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो लीवर का जो सेल है, अब सेल के अंदर आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया भी है, साइटोप्लाज्म भी है। जो हिपैटोसाइट है उसके अंदर जो ये एंजाइम है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल CoA सिंथेज, इसकी 2 आइसोफॉर्म्स हैं। एक होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, एक होती है साइटोप्लाज्म में। जो साइटोप्लाज्म में होती है वो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होती है इसकी आइसोफॉर्म, वाइल यही एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है वो हमारे पास कीटोन बॉडी की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। आप कीटोन बॉडी सिंथेसिस की वीडियो देखें, आपको ये सारा समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल CoA बन गया। अब हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल CoA देखें, एक एसिटाइल CoA के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन। ये 2 कार्बन हो रहा है, 4 कार्बन हो गए, ये 2 कार्बन हो रहा है, यानी 6 कार्बन का कंपाउंड बन गया है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल CoA। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, हमारे पास ये जो हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल CoA है, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम द मोस्ट इम्पोर्टेंट द की रेगुलेटरी and the rate limiting enzyme of the cholesterol synthesis is the
हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को ए रिडक्टेज। ये इंजाइम नहीं भूलना, ये इंजाइम रेगुलेटरी इंजाइम है। इट इज़ द रेट लिमिटिंग इंजाइम। इफ दिस इंजाइम इज इनहिबिटेड देन द होल पाथवे इज इनहिबिटेड एंड द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इज डिक्रीज्ड। इफ दिस इंजाइम इज स्टिमुलेटेड देन द होल pathway is stimulated and the cholesterol synthesis is favored. ये आपने याद रखना है, इस इंजाइम को नहीं भूलना कि ये रेगुलेटरी एंड द रेट लिमिटिंग इंजाइम ऑफ द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है। अब ये हमारे पास करता क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल NADPH। अब NADPH जो है वह बस रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट देता है और NADP निकल जाता है रिएक्शन के अंदर। इसके अंदर जो को ए ग्रुप है वो भी सिस्टम को लीव कर जाता है और हमारे पास बनता क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को ए से हमारे पास मेवालुनेट MEVALONATE। मेवालुनेट एक कंपाउंड है जो हमारे पास इससे बन जाता है। हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को ए इज चेंज इनटू द मेवालुनेट विद द हेल्प ऑफ द इंजाइम नोन एज द हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को ए रिडक्टेज। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, सिर्फ जो को ए ग्रुप था वो लीव कर गया है। और इस इंजाइम की रेगुलेशन आगे जाके हम फर्दर थॉरोली डिस्कस करेंगे, लेकिन बाय द टाइम बीइंग ये जो इंजाइम होता है ये हमारे पास डीफॉस्फोराइलेशन फॉर्म में एक्टिवेटेड होता है, नंबर 1। नंबर 2, ATP का लेवल जब ज़्यादा होता है तो ये इंजाइम हमारे पास एक्टिवेट हो जाता है। इसकी प्रोडक्ट इनिबिशन होती है, अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है तब भी ये इंजाइम इनिबिट हो जाता है। आगे जाके हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 3 आपको मैंने बता दी हैं कंडीशन। अगर ATP का लेवल ज़्यादा होगा तो ये इंजाइम स्टिमुलेट हो जाएगा, वाइस वर्सा इसका क्या है कि अगर कम हो जाएगा तो ये इनिबिट हो जाएगा। नंबर 2, इंसुलिन अगर ज़्यादा होगी तो ये डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिवेट हो जाता है। तो हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को रिडक्टेज इज एक्टिवेटेड इन द डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म विच इज़ फेवर्ड बाय द इंसुलिन, सो इट इज़ एक्टिवेट इन द प्रेजेंस ऑफ द हाई इंसुलिन। और वाइस वर्सा इसका क्या है कि ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन ज़्यादा होगा, वो इसकी फॉस्फोराइलेशन करा देंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। तीसरी इसकी प्रोडक्ट इनिबिशन है, अगर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में कम है तो ये इंजाइम स्टिमुलेट हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी। अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो इस इंजाइम की प्रोडक्ट इनिबिशन हो जाएगी, वो इस इंजाइम को कोलेस्ट्रॉल जो है इस इंजाइम को इनहिबिट कर देगा। अब मेवालुनेट से आगे क्या होता है, मेवालुनेट से आगे 2 सीक्वेंशियल मेवालुनेट पायरोफॉस्फेट बनता है। स्ट्रक्चर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा भी कोई नहीं है, जो मेन चीज़ें हैं वो आपको एस्पेक्ट्स याद होने चाहिए। अब मेवालुनेट पायरोफॉस्फेट, मेवालुनेट पायरोफॉस्फेट हमारे पास बनता है। इसके अंदर होता क्या है कि ATP अपना फॉस्फेट ग्रुप दे के चले जाता है ADP की फॉर्म में बॉडी से। इस रिएक्शन से हमारे पास मूव आउट हो जाता है, ATP आता है ADP की फॉर्म में रिएक्शन को लीव कर जाता है और हमारे पास होता क्या है कि मेवालुनेट पायरोफॉस्फेट बन जाता है। अब ये जो हमारे पास मेवालुनेट पायरोफॉस्फेट है ये विद द हेल्प ऑफ द इंजाइम नोन एज द, ये हमारे पास बेसिकली काइनेसिस इंजाइम जो है उनकी प्रेजेंस में ये हमारे पास रिएक्शन होता है। अब ये मेवालुनेट पायरोफॉस्फेट जो है इसके अंदर क्या होता है कि इसकी डी कार्बोक्सिलेशन होती है। डी कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होते हैं। अभी तक ये 6 कार्बन कंपाउंड ही था, लेकिन जब इसकी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई यानी कार्बन एक रिमूव हो गया एज द कार्बन इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, सो ये 5 कार्बन कंपाउंड रह गया। अब इसके अंदर होता क्या है कि ATP आता है ADP की फॉर्म में लीव कर जाता है और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो इनकॉर्पोरेट नहीं होता बल्कि वो भी क्या कहते हैं सिस्टम से रिमूव्ड हो जाता है। तो कंपाउंड का नाम क्या है जो बनता है हमारे पास, आइसोपेंटीनाइल पायरोफॉस्फेट। आइसोपेंटीनाइल पायरोफॉस्फेट हमारे पास इस क्या कहते हैं डी कार्बोक्सिलेज इंजाइम की मौजूदगी में मेवालुनेट पायरोफॉस्फेट डी कार्बोक्सिलेज इंजाइम की प्रेजेंस के अंदर क्या होता है कि ये जो मेवालुनेट पायरोफॉस्फेट है इसमें से एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाती है और हमारे पास आइसोपेंटीनाइल पायरोफॉस्फेट बन जाता है। अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमने अभी तक क्या डिस्कस की है कि एसिटाइल को ए है, उसके अंदर एक और एसिटाइल को ए मिलता है थायोलेज इंजाइम की मौजूदगी में। को ए ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाता है सिस्टम से और एसीटो
एसिटाइल को ए बन जाता है। अब एसीटो एसिटाइल को ए के अंदर दोबारा एक एसिटाइल को ए मिलता है और हमारे पास को ए सिस्टम को दोबारा लीव कर जाता है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को ए सिंथेज की मौजूदगी में, और हमारे पास बनता क्या है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को ए। अब हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को ए in the presence of the rate limiting and the regulatory enzyme of the cholesterol synthesis hydroxymethyl glutaryl CoA reductase, this hydroxymethyl glutaryl CoA is converted into the mevalonate and the CoA leaves the system. In the presence of the reducing equivalents are produced by the nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Mevalonate is converted into the mevalonate pyrophosphate with the sequential addition of the two reactions होते हैं इसके अंदर। क्या होता है हमारे पास कि एक एटीपी आता है, एडीपी की फॉर्म में सिस्टम को लीव कर जाता है और अपना फॉस्फेट मेवालोनेट में डाल जाता है। तो मेवालोनेट फॉस्फेट पहले बनता है, फिर मेवालोनेट एक और फॉस्फेट डलता है। तो दो फॉस्फेट जब किस कंपाउंड में हो जाए तो उसको कहते हैं इकट्ठे लगे हों तो उन्हें कहते हैं पायरोफॉस्फेट। मेवालोनेट पायरोफॉस्फेट बन जाता है। मेवालोनेट पायरोफॉस्फेट के ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है? डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है और एटीपी जो होता है वो आता है एडीपी की फॉर्म में रिमूव हो जाता है, और ये भी फॉस्फेट्स जो है ये भी हमारे पास सिस्टम को लीव कर जाता है, इनकॉर्पोरेट नहीं होता। सो ये हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड था, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो ये 5 कार्बन का कंपाउंड बन गया आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट। अब इस आईपीपी भी कहते हैं इसे, आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट। आपकी बुक में इसकी जो एब्रीवेशन इस्तेमाल की हुई है वो क्या है? आईपीपी, आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट। ये 5 कार्बन कंपाउंड है, इसकी आइसोमराइजेशन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम नोन एज द आइसोमेरेज। इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम नोन एज द आइसोमेरेज। ये किसके अंदर चेंज हो जाता है? डाईमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट। In the presence of the enzyme known as the isomerase, this isopentenyl pyrophosphate is changed into the dimethylallyl pyrophosphate। अब ये जो dimethylallyl pyrophosphate है ये भी आपको पता है कि कितने कार्बन कंपाउंड है? 5 कार्बन कंपाउंड। अब ये इसके अंदर क्या होता है कि एक और आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट आता है, पायरोफॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है हमारे पास, और होता क्या है असल के अंदर कि सिंथेज एंजाइम की मौजूदगी के अंदर डाईमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है। इसके जो 2 पायरोफॉस्फेट ग्रुप है वो सिस्टम को लीव कर जाता है, और हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड के अंदर 5 और ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है? 10 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसे कहते हैं जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट। अब ये जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट है, इसके ऊपर अगेन ये जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट अगेन आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है। पायरोफॉस्फेट जो ग्रुप होता है वो सिस्टम को लीव कर जाता है, अगेन सिंथेज एंजाइम हमारे पास इस्तेमाल होता है, और जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट चेंज हो जाता है किसके अंदर? फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट में। जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट हमारे पास किस में चेंज हो जाता है? फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट के अंदर हमारे पास चेंज हो जाता है। ये हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड था, 5 और ऐड हो गए, 10 हो गए, यहाँ पे 5 और ऐड हो गए। ये कितने कंपाउंड हो गए हमारे पास? कार्बन हो गए 10 और 5 15 कार्बन कंपाउंड फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट बन जाता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपने सीक्वेंशियल एडिशन करते जाना है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है वो देख लेते हैं कि एसिटाइल को ए जो है वो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एसिटाइल कोए के, तो एसीटो एसिटाइल कोए बन जाता है। एसीटो एसिटाइल कोए के अंदर एक और एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल मिलता है तो हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोए बन जाता है। हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोए चेंज हो जाता है मेवालोनेट में विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम विच इज द रेट लिमिटिंग एंड द रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोए रिडक्टेज। यही एंजाइम आपकी क्लिनिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट है। ना मुझे ये रिएक्शन याद रहने हैं ना आपको याद रहने हैं। होगा क्या कि सिर्फ ये एंजाइम याद रहेगा। जब भी हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया का पेशेंट आएगा आप उठा के फ़ौरन से अटॉरवेस्टेटिन, प्रेवेस्टेटिन
और डिफरेंट स्टेटिन्स, ग्रुप ऑफ द ड्रग्स है, स्टेटिन्स एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, उसके अंदर डिफरेंट ड्रग्स हैं लाइक द टॉरवेस्टेटिन, प्रेवेस्टेटिन। तो वो आप ड्रग्स उठा के दे देंगे, आपसे पूछा जाएगा आपने क्यों दी है, तो आप इतना ही बताएंगे कि ये जो ड्रग्स हैं ये हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को रिडक्टेज को इनहिबिट कर जाती हैं, जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है, सो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कम हो जाती है। सिंपल इज़ डैट। ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। सो दैट्स वाई मैं इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ। हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को मेवालोनेट में चेंज हो जाएगा। मेवालोनेट दो फॉस्फेट ग्रुप इसके अंदर मेवालोनेट में इनकॉर्पोरेट होंगे तो मेवालोनेट पायरोफॉस्फेट बन जाएगा। मेवालोनेट पायरोफॉस्फेट की डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी तो आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट बन जाएगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा बॉडी से, इस कंपाउंड से, मेवालोनेट पायरोफॉस्फेट से। सो आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट बन जाएगा। आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट के ऊपर आइसोमेरेज एंजाइम एक्ट करेगा और डाईमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट बन जाएगा। अब डाईमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट के ऊपर क्या होगा कि ये वाले जो रिएक्शंस है ना आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट तक, ये दोबारा रिपीट होंगे और फिर एक आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट बनेगा तो वो डाईमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट के साथ कंडेंस करेगा, कंबाइन करेगा, पायरोफॉस्फेट रिमूव हो जाएगा और जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट बन जाएगा। अब जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट इज अ 10 कार्बन कंपाउंड, इट अगेन्स कंबाइन विद द आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ द सिंथेज एंजाइम और 15 कार्बन कंपाउंड बना देता है फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट। अब ये जो फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट है इसके साथ क्या होता है ये हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास फर्निसाइल FARNESYL फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट, मैंने आपको बोला ये 15 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे हमारे पास एक और फर्निसाइल यानी एक फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट अगर बन गया सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में तो एक दूसरा फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट दोबारा इन रिएक्शंस को रिपीट करके एक फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट दोबारा बन जाएगा। जब एक फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट दोबारा बन जाएगा वो फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट के साथ ही कंबाइन करेगा 15 कार्बन और 15 कार्बन जब कंबाइन करेंगे तो कितने कार्बन हो गए 30 कार्बन, और 30 कार्बन का एक कंपाउंड हो जाएगा बनेगा जिसको कहते हैं स्क्वैलीन। अब स्क्वैलीन सिंथेज एंजाइम है, देखें कितना आसान एंजाइम है। स्क्वैलीन सिंथेज इज द एंजाइम विच कॉजेज द कंडेंसेशन ऑफ द टू फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट। अब फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट इस ये वाला और ये वाला इन दोनों के पायरोफॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएंगे। ये किसके पायरोफॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया, ये रिएक्शन में आएगा, इसके पायरोफॉस्फेट ग्रुप भी रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास NADPH दोबारा रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स अपने देगा और NADP की फॉर्म में सिस्टम से रिमूव हो जाएगा। अब स्क्वैलीन जो है वो 30 कार्बन कंपाउंड है। हुआ क्या इस रिएक्शन के अंदर कि फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट इज चेंज इनटू द स्क्वैलीन विच इज़ अ 30 कार्बन कंपाउंड। द 15 कार्बन जो है फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट वो इस फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट के साथ मिला है, दो फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट ने मिल के स्क्वैलीन बना दिया विच इज़ अ 30 कार्बन कंपाउंड और दोनों का पायरोफॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिमूव हो गया। स्क्वैलीन सिंथेज ने रिएक्शन को कैटालाइज किया है, NADPH ने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट दिए हैं। अब स्क्वैलीन सिंथेज के ऊपर सिक्वेंशियल 2 रिएक्शंस और चलते हैं। ये कौन से एंजाइम है, स्क्वैलीन मोनोऑक्सीजिनेज। अब ये एंजाइम्स जो होते हैं ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम्स होते हैं। स्क्वैलीन मोनोऑक्सीजिनेज ये क्या होता है कि ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं वाटर के अंदर चेंज कर देते हैं। और एक और एंजाइम होता है जिसे कहते हैं लैनोस्टीरोल सिंथेज। अगर आप बुक खोलने की जहमत करेंगे और स्क्वैलीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्क्वैलीन जो होता है वो साइक्लिक फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता, बल्कि होता क्या है कि स्क्वैलीन के अंदर विद द हेल्प ऑफ दीज 2 रिएक्शंस एंड एंजाइम्स स्क्वैलीन के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द कार्बन नंबर 3 इनकॉर्पोरेट किया जाता है। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनकॉर्पोरेट होता है तो स्क्वैलीन पहले क्या कहते हैं साइक्लिक फॉर्म में नहीं होता, तो जो स्ट्रक्चर होता है उसकी साइक्लाइजेशन होने लग जाती है और एक कंपाउंड बन जाता है जिसको कहते हैं लैनोस्टीरोल। अब दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से ही हम रिपीट करते हैं कि फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट के साथ एक और फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट ने कंबाइन किया है, दोनों के पायरोफॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज द स्क्वैलीन सिंथेज। हमारे पास स्क्वैलीन बन गई है। अब स्क्वैलीन जो है विद द सिक्वेंशियल 2 रिएक्शंस होंगे स्क्वैलीन के ऊपर, स्क्वैलीन मोनोऑक्सीजिनेज एंड द लैनोस्टीरोल सिंथेज, एक कंपाउंड बन जाएगा जिसे क्या कहते हैं लैनोस्टीरोल।
ये भी 30 कार्बन कंपाउंड ही है। अब लेनोस्टिरोल से आगे क्या बनेगा हमारे पास, लास्टली कोलेस्ट्रोल, CHOLESTEROL। अब लेनोस्टिरोल में कितने कार्बन होते हैं, 30 कार्बन, और कोलेस्ट्रोल में कितने कार्बन होते हैं, 27 कार्बन। सो आपने ये याद रखना है, मैंने तो एक ही एरो लगाया है, ये बेसिकली मल्टीपल रिएक्शंस होती हैं, मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से लेनोस्टिरोल जो है वो कोलेस्ट्रोल के अंदर चेंज हो जाता है। मतलब इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ द कार्बन एटम, इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ द मिथाइल ग्रुप्स, रिडक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डबल बॉन्ड्स। सो लेनोस्टिरोल के ऊपर आपने बुक में भी ये लिखा हुआ है कि लेनोस्टिरोल जो है इसके ऊपर मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं, फिर हमारे पास कोलेस्ट्रोल मिल जाता है। अब यहाँ पे एक और क्लिनिकल पॉइंट हमारे पास आ जाता है, स्लॉस सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, स्लॉस, सलाद नहीं, स्लॉस, SLOS, स्लॉस सिंड्रोम, स्मिथ लैमली ओपिट्स सिंड्रोम। लिख भी देता हूँ मैं, SMITH, स्मिथ लैमली ओपिट्स सिंड्रोम। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। इसके अंदर हमारे पास होता क्या है कि एक जीन डिफेक्टिव हो जाती है जो हमारे पास किसको कोड करती है, एक एंजाइम को कोड करती है वो, और बेसिकली वो एंजाइम डेफिशिएंट हो जाता है। उसका नाम क्या है, 7-dehydracolesterol 7 रिडक्टेज। इसका मतलब क्या है, लेनोस्टिरोल से आगे ना एक कंपाउंड बनता है 7-dehydracolesterol। अब 7-dehydracolesterol के अंदर होता क्या है कि 7 कार्बन के ऊपर ना डबल बॉन्ड होता है। अब ये एंजाइम क्या करता है कि उस डबल बॉन्ड को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, रिड्यूस्ड कर देता है। सो अगर ये एंजाइम डिफेक्टिव हो तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस इम्पेयर्ड हो जाती है। 7-dehydracolesterol तो बनता है, लेकिन 7-dehydracolesterol से आगे कोलेस्ट्रॉल जो है वो नहीं बन सकता, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द दिस एंजाइम नोन एज द 7-dehydracolesterol 7 reductase। आई रिपीट, there is a syndrome known as the Smith-Lamley-Opitz syndrome. In this syndrome, there is a defect in the gene which codes the enzyme known as the 7-dehydracolesterol 7 reductase. This enzyme causes the reduction of the double bond at the carbon 7 of the 7-dehydracolesterol and convert the 7-dehydracolesterol into the cholesterol. If this enzyme is defective, then cholesterol is not formed, so cholesterol synthesis is impaired। तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस फिर हमारे पास नहीं होगी। वेट अ मिनट, अब हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हमने मुकम्मल कर ली। अब जो मेन बात याद रखने वाली है वो है रेगुलेशन, कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस तो हमने कर ली है, अब कोलेस्ट्रॉल की रेगुलेशन किस तरीके होती है। उससे भी पहले हम रेगुलेशन को बाद में डिस्कस करेंगे, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं सिंथेसिस तो हमने कर ली। अगर अबंडेंट कोलेस्ट्रॉल, रेगुलेशन हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, अगर बॉडी के अंदर अबंडेंट कोलेस्ट्रॉल पड़ा हुआ है तब बॉडी उससे एलिमिनेट, छुटकारा कैसे पाएगी, डिग्रेडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब ये बाकी प्रोटीन्स की तरह और कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ये नहीं होता कि जो स्टीरॉयड न्यूक्लियस है बॉडी उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में चेंज कर दे। स्टीरॉयड न्यूक्लियस ह्यूमन बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज्ड नहीं होता, तो फिर कोलेस्ट्रॉल एलिमिनेट किस तरीके होता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल जो है वो यूज़ अप हो जाता है रिएक्शन में, लाइक स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाता है, बाइल सॉल्ट्स, बाइल एसिड्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाता है, कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इट इज़ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इस रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। या अगर फिर भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रह जाए तो तब क्या करती है बॉडी कि फ्री कोलेस्ट्रॉल जो है वो बाइल के अंदर जो है वो सिक्रीट करने लग जाता है लीवर, क्योंकि लीवर इज़ अ मेन ऑर्गन है। वो कोलेस्ट्रॉल को हमारे पास क्या करता है कि बाइल के अंदर सिक्रीट करने लग जाता है, और वो बाइल से फिर कहाँ पे चले जाते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द डिड्यूनम के अंदर वो बाइल डक्ट ऊपर होती है, और फिर क्या होता है हमारे पास कि वो फिर इंटेस्टाइनल लीमन से जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे पास
फीसिस के थ्रू, फीकल रूट के थ्रू हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक मैकेनिज्म हाउ द कोलेस्ट्रॉल इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। एंड पहले तो उसको यूज़ अप करने की कोशिश की जाती है कि अगर नीड है स्टीरॉयड हार्मोन की, तो स्टीरॉयड हार्मोन को बना लिया जाए कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल करके, बाइल सॉल्ट्स, बाइल एसिड्स को बना लिया जाए, सेल मेम्ब्रेन का उसको पार्ट बना लिया जाए। अगर फिर भी हमारे पास वो सारे काम भी हो गए हैं, कोई ज़रूरत भी नहीं है और बेहद कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तब हमारे पास बॉडी क्या करती है, फ्री कोलेस्ट्रॉल को बाइल के अंदर सिक्रीट करने लग जाती है। और अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्रोनिकली हाई लेवल रहे प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम के लिए, तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो फिर डिपॉजिट होने लग जाता है एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसको आप प्यार से एक कंडीशन का नाम देते हैं थीरोस्क्लेरोसिस। और जब ये थीरोस्क्लेरोसिस होती है, आपको पता है वो लीडिंग टू द थीरोस्क्लेरोटिक प्लेक फॉर्मेशन, फिर प्लेक फॉर्मेशन होती है, वो फिर नैरिंग ऑफ द ब्लड वेसल करती है। ब्लड वेसल की जब नैरिंग होती है तो ब्लड फ्लो नहीं कर सकता, पहले इस्कीमिया डेवलप होता है किसी भी जहाँ पे हमारे पास ये थीरोस्क्लेरोसिस हो रही है। मोस्ट कॉमनली हमारे पास होती है कहाँ पे, कोरोनरी वेसल्स में होती है, तो वहाँ पे हमारे पास पहले स्कीमिया होगा, स्कीमिया लीड टू द नेक्रोसिस, और फिर नेक्रोसिस होगा, फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा, डॉक्टर के पास जाएगा, अगर ज़िंदगी लिखी है तो बच जाएगा, नहीं तो डेथ हो जाएगी। अब हम करते हैं रेगुलेशन, हाउ कोलेस्ट्रॉल इज़ रेगुलेटेड। बेसिकली मैंने आपको किस एंजाइम का नाम बताया था, एक एंजाइम का नाम बताया था, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को ए रिडक्टेज। दोबारा लिख लेते हैं, HMG हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को ए रिडक्टेज, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को ए रिडक्टेज। इसकी हमने रेगुलेशन पढ़नी है बिकॉज इट इज़ द रेट लिमिटिंग एंड द रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। जो सर्कमस्टांसेस, जो सब्सटेंसेस, जो हार्मोन्स, जो ड्रग्स इसको स्टिमुलेट करेंगी, वो क्या करेंगी कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को बढ़ा देंगी, और जो पाथवेज इसको इनहिबिट करेंगे एंजाइम को, तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी ऑटोमेटिकली इनहिबिट हो जाएगी। सबसे पहले हम आसान से चलते हैं, ड्रग। पहले हम ड्रग की इनहिबिशन पढ़ लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ द ड्रग नोन एज द स्टेटिन्स, STAT स्टेटिन्स। अब स्टेटिन्स के अंदर भी डिफरेंट वैरायटी हैं स्टेटिन्स की, अटॉरवेस्टेटिन है, प्रेवेस्टेटिन है, रोवेस्टेटिन है, रोवा ग्रुप की ड्रग्स हैं। सो डिफरेंट ये ग्रुप हैं स्टेटिन्स के। तो ये क्या करती हैं, इस एंजाइम को रिवर्सिबली कम्पिटिटिव इनहिबिशन कर देती हैं। ये जो स्टेटिन्स हैं इनका स्ट्रक्चर जो है इसके सबस्ट्रेट से मिलता जुलता है। इसका सबस्ट्रेट कौन सा है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को ए, तो ये जाके कम्पिटिटिव इनहिबिशन कर देती हैं। सो जो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया का पेशेंट है उसका जब कोलेस्ट्रोल लेवल अगर नॉर्मल पे आ जाए, तो इन ड्रग्स को दोबारा जब बंद करेंगे तो फिर कोलेस्ट्रोल की सिंथेसिस हमारे पास नॉर्मल लेवल के ऊपर आ जाएगी। और इन ड्रग्स को यूज़ किया जाता है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर, ताकि कोलेस्ट्रोल की सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो जाए। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो हम डाइटरी कोलेस्ट्रॉल लेते हैं वो पुअरली अब्जॉर्ब्ड होता है, लेकिन होता है उसका भी इफेक्ट होता है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस इन आवर बॉडी बाय द डी नोवो मैकेनिज्म, डी नोवो सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, और वो भी प्राइमरीली इन द लीवर। सो हम इन ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि जो डी नोवो सिंथेसिस हो रही है, मेजर पाथवे है जो कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, वो हमारे पास क्या करे कि कोलेस्ट्रॉल बनाना बंद कर दे और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के पेशेंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाए। ये तो एक हो गया ड्रग का काम। 5 फैक्टर्स है, एक ड्रग का काम हो गया। नंबर दूसरा हार्मोनल फैक्टर्स। याद रखें, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज जो फैटी एसिड सिंथेसिस का रेगुलेटरी एंजाइम था, वो ये हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को ए रिडक्टेज, ये दोनों एंजाइम जो हैं। और नंबर तीसरा ग्लाइकोजन सिंथेज, ये तीनों एंजाइम जो हैं वो डी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिवेट होती हैं। तो हार्मोनल फैक्टर्स के अंदर आपको पता है 3 ही हार्मोन्स के मेजॉरिटी आपने नाम याद रखने हैं, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन एंड थर्ड वन इज एपिनेफ्रीन, कैथीकोलामीन। सॉरी, हार्मोनल फैक्टर्स जो हैं, हार्मोनल फैक्टर्स हमारे पास किस तरीके कंट्रीब्यूशन अपना देंगे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एंजाइम है वो डी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिवेट होता है। तो इंसुलिन फेवर्स करेगी डी फॉस्फोराइलेशन,
तो इन द प्रेजेंस ऑफ द इंसुलिन ये हमारे पास एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस स्टिमुलेट हो जाएगी। अगर ग्लूकेगॉन और एपिनेफ्रिन का लेवल ज़्यादा होगा तो इस एंजाइम की फॉस्फोराइलेशन होगी और हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को रिडक्टेज जो है वो क्या करेगा, उसकी फॉस्फोराइलेशन होगी तो वो इनहिबिट हो जाएगा और एज अ रिजल्ट कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी इनहिबिट हो जाएगी। हमने दो मैकेनिज्म कर लिए। नंबर 1 हमने ड्रग्स जो हैं उनका कर लिया कि ड्रग्स की क्या रेगुलेशन के ऊपर इफेक्ट है। नंबर 2 हमने हार्मोनल फैक्टर्स कर लिए, हार्मोन्स कर लिए। और हार्मोन्स में भी कौन कौन से हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन एंड थर्ड वन इज एपिनेफ्रिन कैथिकोलामीन विच इज़ द कैथिकोलामीन। सो ये हमने दो फैक्टर्स कर लिए। नंबर तीसरा फैक्टर है फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन। सिमिलर फैक्टर ही है। यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन एंजाइम की होती है वो हार्मोन्स करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन होती है वो हार्मोन्स नहीं कराते बल्कि वो एनर्जी स्टेटस ऑफ द सेल करवाता है। व्हाट डज इट मीन्स द एनर्जी स्टेटस ऑफ द सेल? इफ़ द ATP, अगर ATP की रेशो सेल में बहुत ज़्यादा है तब वो क्या करेगी, इस एंजाइम को स्टिमुलेट करेगी। ये एंजाइम स्टिमुलेट हो जाएगा और क्या होगा हमारे पास कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस प्रमोट हो जाएगी। अगर हमारे पास ATP का लेवल कम है तो एज अ रिज़ल्ट हमें पता है क्या बनता है, AMP बनता है। AMP क्या करता है कि AMP डिपेंडेंट प्रोटीन, AMP प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट कर देते हैं। AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस जब एक्टिवेट होती हैं, वो जो एंजाइम है हाइड्रोक्सी HMG को ए रिडक्टेज, उसकी क्या करती हैं कि हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को ए रिडक्टेज की फॉस्फोराइलेशन कर देती हैं। और जब इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है आपको पता है कि ये इनएक्टिव हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस AMP जब लेवल ज़्यादा होगा, यानी एनर्जी स्टेटस अगर सेल का लो है तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी नहीं होगी, लाइक दैट ऑफ द फैटी एसिड सिंथेसिस। और अगर ATP की लेवल ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस फेवर्ड हो जाएगी। नंबर 4 है प्रोडक्ट इनहिबिशन। प्रोडक्ट इनहिबिशन मैं अपनी कंसेप्चुअल में डिस्कस कर रहा हूँ। प्रोडक्ट इनहिबिशन वाइल आपके बुक में एक और नाम दिया होगा कि हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को ए रिडक्टेज हमारे पास डिग्रेडेशन के, जब हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का लेवल यानी कोलेस्ट्रॉल जो है उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब क्या होता है कि हमारे पास जो HMG को ए रिडक्टेज है ये हमारे पास क्या करता है, ये बाइंड कर देता है एक प्रोटीन के साथ, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। लेकिन जो इसकी कैटालिटिक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन इसकी जो कैटालिटिक डोमेन होती है वो साइटोप्लाज्म की साइड के ऊपर होती है। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है तो ये क्या होता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक प्रोटीन होती है, उसको कहते हैं INSID, इंसुलिन इंड्यूस्ड जीन प्रोटीन। वो इस एंजाइम के साथ बाइंड कर जाती है और इस एंजाइम की फिर हमारे पास क्या होती है कि साइक्लाइजेशन, इस एंजाइम की हमारे पास पहले ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है और साइटोप्लाज्म में आके फिर ये जो एंजाइम अवेलेबल होता है इसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। आसान लफ्ज़ों में अगर आप समझना चाहें तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे पास ज़्यादा होता है तब इस एंजाइम की डिग्रेडेशन हो जाती है, जो अवेलेबल एंजाइम है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है ताकि मज़ीद कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस ना हो सके। लास्ट बट नॉट लीस्ट मेन फैक्टर जो है आपको पता है कोई भी चीज़ है वो DNA के लेवल के ऊपर ही हमारे पास बढ़ती है और तब भी हमारे पास चीज़ें जो हैं वो सिंथेसाइज होती हैं। वो है स्टीरोल डिपेंडेंट जीन एक्सप्रेशन। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन मुश्किल नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डिफ़िकल्ट तो है ही है लेकिन ज़्यादा हमारे पास जो है ये डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये कंसेप्चुअल भी है कि ये हमारे पास आ गया DNA। आपको पता है DNA के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, उसे कहते हैं स्टीरो रेगुलेटरी एलिमेंट। फर्ज करें ये DNA का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसको हमने नाम दे दिया है SRE, स्टीरो रेगुलेटरी एलिमेंट। यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर आके बाइंड करता है जिसका नाम होता है स्टीरोल रेगुलेटरी
एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 2। इस ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर का नाम क्या है? स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 2। ये स्टीरोल रिस्पॉन्स एलिमेंट के ऊपर आके बाइंड करता है डीएनए के अंदर। अब डीएनए के ऊपर जब ये स्टीरोल रिस्पॉन्स एलिमेंट के ऊपर आके बाइंड करता है तो यहाँ से डीएनए से हमारे पास क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए जब बाय राइबोसोम्स के ऊपर जाता है तो क्या चीज़ बनाता है जाके? ये हमारे पास बनाता है HMG CoA रिडक्टेज। अगर HMG CoA रिडक्टेज ये इस पाथवे के ज़रिए ज़्यादा बनेगा तो जाहिर बात है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी हमारे पास क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास क्या इसने किया? स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 2 बाइंड विद द स्टीरोल रिस्पॉन्स एलिमेंट विच इज़ अ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस विच फॉर्म्स द messenger RNA, and messenger RNA is then by the process of the translation forms the hydroxymethyl glutaralkyl CoA reductase। ये तो बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे कम्प्लेक्सिसिटी की तरफ हम जा रहे हैं कि ये जो स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 2 जो होती है ये हमारे पास नॉर्मली जो होती है ये इनएक्टिव स्टेट में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रेजेंट होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये एक जो स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 2 प्रेजेंट होती है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि ये एक और प्रोटीन जिसे कहते हैं स्कैप प्रोटीन। अब इसका पूरा नाम जो है स्कैप प्रोटीन का वो क्या है? स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन कैटालिटिक एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ये बुक से आप नाम याद कर लेना, एक दफ़ा आपको याद हो गया तो नाम याद हो जाएगा। स्टीरोल कैटालिटिक एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ये दोनों ने आपस में कॉम्प्लेक्स बनाया होता है। जब बॉडी के अंदर सिग्नल जाता है कि जनाब कोलेस्ट्रोल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमारे पास एक प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या है? स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 2। इसके साथ एक और प्रोटीन होती है वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं स्कैप। उस दोनों ने कम्प्लेक्स बनाया होता है। अब जब बॉडी के अंदर सिग्नल गया होता है कि जनाब हमारे पास देयर इज़ अ डिक्रीज प्लाज्मा कोलेस्ट्रोल, हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया हो गया, यानी प्लाज्मा कोलेस्ट्रोल लेवल कम हो गया है, तब क्या होता है कि ये जो कम्प्लेक्स है ये चले जाता है गोल्जी अपरेटस के पास। अब गोल्जी अपरेटस क्या करता है कि इस कम्प्लेक्स को क्या करता है? इसकी क्लीवेज करता है और एक सॉल्युबल फ्रैगमेंट बना देता है जो जाके क्या करता है? डीएनए के साथ बाइंड करता है। और ये वही वाला मैकेनिज़्म है कि जब ये गोल्जी के पास जाता है तो गोल्जी जो है इस कैप को इससे हटा देता है। ये जनाब गोल्जी स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 2 और ये स्कैप जो है ये गोल्जी अपरेटस के पास चले जाती हैं। कब जाते हैं? जब हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया होता है, मतलब कोलेस्ट्रोल लेवल प्लाज्मा में कम होता है, तब ये जाते हैं गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस हमारे पास क्या करता है कि इसकी क्लीवेज कर देता है। प्रोटियोसोमल जो प्रोटियोलिटिक इंजाइम्स हैं वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं और इस इंजाइम ये जो गोल्जी अपरेटस है इसकी क्लीवेज कर देता है। क्लीवेज से हमारे पास क्या होता है कि स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 2 जो है वो अलहदा हो जाती है। ये हमारे पास डीएनए के पास जाती है, स्टीरोल रिस्पॉन्स एलिमेंट के ऊपर जाके बाइंड करती है, मैसेंजर आरएनए बनाती है और हाइड्रोक्सीमिथाइल ग्लूटाराइल CoA रिडक्टेज फिर हमारे पास इवेंचुअली ये मैसेंजर आरएनए जब साइटोप्लाज्म में आता है, ट्रांसलेशन होती है तो ये इंजाइम हमारे पास बन जाता है। ये हमारे पास स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 2 क्या करती है कि स्टीरोल रिस्पॉन्स एलिमेंट जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है उसके ऊपर बाइंड करती है, जाके वो वहाँ से इनिशिएट हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जो है ये इनिशिएट कर देता है, मैसेंजर ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है डीएनए की बेसिकली और मैसेंजर आरएनए बन जाता है। मैसेंजर आरएनए बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम्स के ऊपर आके अटैच होता है, उसकी ट्रांसलेशन होती है और हाइड्रोक्सीमिथाइल ग्लूटाराइल CoA रिडक्टेज बन देता है। ये जो सिग्नल आया था कि कोलेस्ट्रोल कम है तो इसकी ट्रांसलोकेशन हो गई थी गोल्जी अपरेटस में। गोल्जी अपरेटस ने इसकी क्लीवेज की, फिर इसने डीएनए के ऊपर एक्ट किया ताकि हाइड्रोक्सीमिथाइल ग्लूटाराइल CoA रिडक्टेज को बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रोल की सिंथेसिस करे। इसके बरक्स क्या होगा? इसके बरक्स अगर ये तो हमने पढ़ा था हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया के अंदर,
ये तो है हमारे पास हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया के अंदर। अगर हमारे पास हाइपर स्टेट हो जाए यानी हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो जाए तब क्या होगा? हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया जब होता है हमारे पास तो वो क्या करते हैं, हमारे पास डीएनए के लेवल के ऊपर क्या चेंज आता है कि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के अंदर एक प्रोटीन और बन जाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही, जिसे कहते हैं INSID, इंसुलिन इंड्यूस्ड जीन प्रोटीन। इंसुलिन इंड्यूस्ड जीन प्रोटीन वो इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर लेती है। ये तीनों प्रोटीन आपस में बाइंड कर लेती हैं। अब ये क्या करती है कि ये जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये जो प्रोटीन है ये इन दोनों को गोल्जी अपरेटस में जाने नहीं देती। अगर ये गोल्जी अपरेटस में जाएंगे नहीं, गोल्जी अपरेटस इनकी क्लीवेज नहीं करेगा, क्लीवेज नहीं होगी तो स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन भी हमें नहीं मिलेगी। वो बाइंड भी वो मिलेगी नहीं तो बाइंड कहाँ से करेगी? तो क्या होगा इवेंचुअली हमारे पास होगा क्या कि हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को रिडक्टेज की सिंथेसिस हमारे पास इनहिबिट हो जाएगी। जब उस एंजाइम की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी तो होल पाथवे, ये रेगुलेटरी एंजाइम है तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी हमारे पास इनहिबिट हो जाएगी। एक दफ़ा हम दोबारा देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 2। वो नॉर्मली एक प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया होता है उसने, जिसे कहते हैं स्टीरोल कैटालिटिक एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन ने आपस में नॉर्मल कॉम्प्लेक्स बनाया होता है। जब हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया की कंडीशन आती है तो ये प्रोटीन ट्रांसलोकेट हो जाती है गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस इसके ऊपर प्रोटियोलिटिक इसकी क्लीवेज करता है और स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 2 को अलहदा कर देता है। अब ये स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 2 जो है वो स्टीरोल रिस्पॉन्स एलिमेंट डीएनए के ऊपर जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसके ऊपर जाके बाइंड करता है और हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनता है। ये मैसेंजर आरएनए बाहर जाके जब इसकी ट्रांसलेशन होती है तो ये कोड करता है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को और रिडक्टेज को। जो हमारे पास नॉर्मल स्टेटस मिला था, सिग्नल मिला था कि हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कम हो गई है बॉडी में, तो इस एंजाइम की सिंथेसिस बढ़ा के ये जो पाथवे है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का ये स्टिमुलेट हो जाता है और जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हमारे पास अप रेगुलेटेड हो जाती है। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो जाए, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो जाए तब क्या होता है कि एक और एंजाइम एक और प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाती है जिसे कहते हैं इंसुलिन इंड्यूस जीन प्रोटीन। ये इस कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ जाती है और इसको ट्रांसलोकेशन नहीं होने देती। अगर इसकी गोल्जी में ट्रांसलोकेशन नहीं होगी तो फ्री स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन हमारे पास 2 नहीं बनेगी, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को ए रिडक्टेज जो एंजाइम है उसका नंबर भी कम हो जाएगा। सो कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस है वो डाउन रेगुलेटेड हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, हाउ कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसिस एंड हाउ इट इज डिग्रेडेड, what is the regulation, how the cholesterol synthesis is regulated. Hope you will understood well. Thank you very much.